हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका जी स्माइल ट्रस्ट ट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो कंटिन्यू डिस्कस करते आ रहे हैं। पुर्तगीज़, डच, अंग्रेज़ों को ज़्यादा स्कोप हमारे भारत में देखने को मिलता है। और अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो अंग्रेज़ का कन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहा है। पुर्तगीज़ पहले तो आए थे, 100 साल तक कोई नहीं आया। उसके बाद डचेस के बाद अंग्रेज़ों का आगमन होता है। लेकिन ये तीनों आपस में खूब लड़ते हैं, संधियाँ भी होती हैं, लूटमार होती है। लेकिन ताकतवर जो निकलते हैं उनमें से अंग्रेज़ी लोग आगे निकल पाते हैं। और अंग्रेज़ों के काफ़ी संघर्ष हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। मुग़ल साम्राज्य भी इसमें हस्तक्षेप करता है, अर्थात उनको भी पेंशन दी जाती है, कई बादशाहों को, कई बंगाल के नवाबों को। किस तरह से ये लोग बंगाल पर, भारत पर अपना राज स्थापित करते हैं गाइस। अब तक तो हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, और बैटल बक्सर के बाद एक संधि होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की, जिसमें 12 अगस्त और 16 अगस्त को 1765 में। उसी दौरान एक शक्ति उभर के आती दक्षिण भारत में, एंग्लो मैसूर युद्ध भी होते हैं हमारे, जिसमें हैदर अली पावर में आता है। आपने नाम सुना होगा हैदर अली का। तो हैदर अली एक स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली शासक मैसूर में उभर कर सामने आता है। ये हैदराबाद है गाइस। ये जो पार्ट है ये मैसूर है, कर्नाटका, जिसे हम कहते हैं कर्नाटका। एक छोटा सा एक मैप है, इसमें आप समझ जाएंगे। ये हैदराबाद है और ये मैसूर है। यहीं पर अगर हम ब्रीफ की बात करें आगे, किस तरह से अंग्रेज़ों ने हैदर अली के साथ संधि की, उसके बाद फिर उल्लंघन किया, फिर संधि की उल्लंघन किया। दैन हैदर अली के बेटे के साथ भी ऐसा किया, टीपू सुल्तान के साथ। हैदर और टीपू दोनों ही अंग्रेज़ों की नीतियों का मतलब एक पालन नहीं कर पाते और उनका शिकार हो जाते हैं। ओके, पालन का मतलब हो गया कि संधि का वर्चस्व, संधि का एक अधिकार, संधि की नीतियों का अनुसरण सिर्फ इनकी तरफ से होता था। अंग्रेज़ों की तरफ से कोई पालन नहीं होता था। वो हमेशा उन संधियों को उल्लंघन करते रहते, हस्तक्षेप करते रहते थे। वादा कर दिया लेकिन उसको निभाते नहीं थे। तो आगे हम जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट, उन पर ही हम थोड़ा कनेक्टिविटी बैठाकर एक थ्योरी के रूप में आपके सामने पेश करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक पहले हम ब्रीफ कर देते हैं क्या बैकग्राउंड था। एक तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी, कई बार पेपर में आता है। तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का एक वार होता है, एक युद्ध होता है, वार। वो होता है आपका 1565 में। और इसी वार के पश्चात जो विजयनगर होता है वो अलग थलग हो जाता है, मतलब छिन्न भिन्न हो जाता है। ये काफ़ी हानि उठानी पड़ती है विजयनगर को। उधर बहमनी राज्य, विजयनगर, ये जो पोर्शन है ये सब विजयनगर रहता है। ऊपर जो है वो बहमनी राज्य रहेगा, विजयनगर बहमनी राज्य। तो इस तरह से विजयनगर इस युद्ध के बाद अलग थलग पड़ जाता है। और आगे 1612 में वैकेंट सेकेंड के द्वारा मैसूर में, गाइस कर्नाटक में पड़ता है मैसूर, कर्नाटका, मैसूर में एक वंश क्रिएट होता है जिसका नाम है वाडियार राजवंश। इंपोर्टेंट रहेगा, वाडियार राजवंश की स्थापना होती है। एक्चुअली वाडियार राजवंश जो पार्ट जो था वो विजयनगर का ही था। विजयनगर दक्षिण भारत का है, पार्ट है ये विजयनगर। ओके, तो ये उसी का पार्ट था वाडियार। हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैसूर राज्य की बात, किस तरह से हैदर अली ने लोहा लिया था मराठों से और अंग्रेजों से। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट हमारा रहेगा। वाडिया राजवंश विजयनगर का ही पार्ट था, लेकिन 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में
जो मैसूर राज्य था, मैसूर स्टेट, इसका जो राजा बना वो बना, कई बार पूछा जाता है, चिक्का कृष्ण राज। चिक्का कृष्ण राज गाइस, याद रखना। और इसी समय हैदर अली का मैसूर में उदय होता है, इसी के समय पर। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, मैसूर ये रहा, एक अलग से पार्ट बना देता हूँ, कर्नाटका, ये केरल नीचे पार्ट पड़ता है अलग, तो कर्नाटका मैसूर है। यहीं पर हैदर अली का उदय होता है। ओके गाइस, उदय होता है अर्थात हैदर अली का जन्म यहाँ से शुरू हो जाता है। तो थोड़ा हम एक ब्रीफ करेंगे हैदर अली के बारे में, पूछा जाता है। तो गाइस, जो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट्स हैं कि बताए वैकेंट के द्वारा वाडिया राजवंश की स्थापना हुई थी यहाँ पर मैसूर में, और वाडिया राजवंश ऑलरेडी विजयनगर का पार्ट था, तो ये हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। हैदराबाद, वो हैदर अली का मैसूर में उदय होता है, किसके समय पर? चिक्का कृष्ण राज के समय पर। तो हैदर अली के बारे में डिस्कस करें। इसका टेन्योर था 1761 से लेकर 82 तक, ये टेन्योर था। जन्म की बात करें, बॉर्न हैदर अली का जन्म हुआ था कोलार में, कर्नाटका, कोलार डिस्ट्रिक्ट, और वो भी 1721 में। बस टेन्योर पूछा जाता है, कहीं कभी जन्म पूछ लिया जाए, क्योंकि स्टैटिक जीके में आजकल एसएससी अलग टॉपिक में कभी कभी डिस्कस कर लिया जाता है, बताइए क्या है। तो छोटी ब्रीफ में मैंने बता दिया है। फादर के नाम उनके जैसे देखा जाए तो वो फ़तेह मोहम्मद थे, इनका हम बस लिख देते हैं, छोटी सी बात है। फादर फ़तेह मोहम्मद के बारे में हमें मतलब इतिहास में डिस्कस नहीं करना होता है। ओके गाइस, फ़तेह मोहम्मद उनके फादर का नाम था। एक्चुअली हैदर अली काफ़ी योग्य शासक था, काफ़ी योग्य। हैदर अली is to very brilliant पर्सन, काफ़ी योग्य व्यक्ति था, एक साधारण था, कोई मतलब ये नहीं कि कोई महाराज था कहीं का, साधारण ही था। लेकिन इसकी साधारणता को देखते हुए, इंटेलिजेंट को देखते हुए, एक मैसूर का राजा था, किंग ऑफ मैसूर, नंजराज, पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। नंजराज ने हैदर अली की बुद्धिमत्ता के आधार पर इसको डिंडीगुल, गाइस इंपॉर्टेंट है, 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बना दिया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉरी, डिंडीगुल का फौजदार बना दिया। ओके गाइस, इस तरह से नैनराज ने उसकी योग्यता को देखते हुए डिंडीगुल का फौजदार किसे बनाया? हैदर अली को बना दिया। लेकिन हैदर अली ने इसका फ़ायदा बाद में उठाता है, क्योंकि वो नंजराज को हटाकर खुद एक मैसूर का शासक बनता है। पहले हम बताते हैं हैदर अली का एडवाइज़र, एक एडवाइज़र होता है खांडे राव को अपना सलाहकार नियुक्त कर देता है। ओके, और 1755 में ही डिंडीगुल शास्त्रागार की स्थापना कर देता है ये। एक तो फौजदार बन गया ये, लेकिन इसके बाद ही डिंडीगुल शास्त्रागार की स्थापना कर देता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, डिंडीगुल के शास्त्रागार की स्थापना कर देता है। ओके गाइस, जब ये डिंडीगुल के शास्त्रागार की स्थापना कर देता है तो फिर आगे की प्लानिंग और अच्छी बनती है इनकी। ये पूरे मैसूर पर राज करने लग जाते हैं कि स्थापना करता है, और अपनी सूझबूझ से इसने
नैन रेंज को बंदी बना लिया, मैंने कहा ना नैन बंदी बना लिया नैन रेंज को हटा दिया, नैन राज को रिमूव करके मैसूर राज्य का क्या बन जाता है, खुद शासक बन जाता है। ओके गाइस, शासक बन जाता है। क्लियर है? मैसूर राज्य का शासक कौन था? नैनराज था। क्लियर है? पॉइंट टू पॉइंट। एडवाइजर कौन बनाता है? हैदर अली किसको? खांडे राव को बनाता है। ये इसको बुद्धि देता है कि नैनराज कुछ नहीं है, बेकार है, ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं ली इसने, ज़्यादा ताकत नहीं इसके पास, ज़्यादा सेना नहीं है, तो आप हैदर अली इसको आप हटा सकते हो और आगे अपना धीरे धीरे शास्त्रागार भी कब्जा कर सकते हो। इसलिए शास्त्रागार पर भी इसने अपना अधिकार जमाता है और स्थापना कर लेता है और इसको हटाकर मैसूर राज्य का खुद शासक बन जाता है। गाइस याद रखना 1761 में बनता है ये शासक, 1761 में ये शासक बन जाता है। गाइस तो ये क्वेश्चंस आपके डिस्कस होते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मैसूर राज्य का शासक कौन बनता है। तो आप बताएंगे हैदर अली बनता है, अपने ही एक राजा को हटाकर, जो मैसूर राजा होता है नैन राज को हटा दिया था। और इस तरह से हैदर अली को जो ताकत मिलती है वो प्रोवाइड होती है आपके मराठों से, अंग्रेज़ों से। वो देखा दुनी करता है कि भाई मराठे और अंग्रेज इतनी ताकत कैसे आ रही है उनके बीच में। तो इस तरह से वो वहाँ पर अपनी ताकत को और दृढ़ता करता है, क्योंकि वो देखा दुनी अंग्रेज़ों को और मराठों के उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, वहीं से वो अपना एक दृढ़ता बनाता है, एक नीति बनाता है। एक नीति के तहत, योजना के तहत फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ जाता है, नैनराज को जब हटा देता है, तो कुछ अंग्रेज लोग भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। जब अंग्रेज लोग खिलाफ होता है तभी जाकर क्या बनता है, एक तरह से एक युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कई बार पूछा जाता है स्टैटिक जीके में और रेलवे में, एसएससी में, पीएससी में, ऑल एग्जाम में आपसे डिस्कस होता है। ये एक पृष्ठभूमि थी जो मैंने आपको बताई है पॉइंट टू पॉइंट। थोड़ा ये आप याद रखना है, ठीक है गाइस। ये इंस्पायर कैसे होता है मैं आपको यहाँ बता दूँ। इंस्पायर्ड मतलब प्रभावित कैसे होता है ये। इंस्पायर्ड टू हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध, वार ऑफ सक्सेसर ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटका। मतलब प्रभावित कैसे होता है, कर्नाटका और हैदराबाद के उत्तराधिकार के युद्ध से ये प्रभावित होता है। और एक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इससे भी ये प्रभावित होता है, जो 1761 में आपका होता है। और आगे इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वह आगे बढ़ता रहता है और अंग्रेज इससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ओके, इंस्पायर तो हो जाता है यहाँ से। ये कौन होता है? हैदर अली। और एक रूपरेखा तैयार हो जाती है गाइस, सिंपल सी रूपरेखा। उसका नाम है फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध, मैसूर वार युद्ध। अंग्रेज किसी को खुश देखना चाहते ही नहीं है गाइस। अब इसमें हैदर अली की क्या गलती थी आप बताइए। हैदर अली ने अपनी सूझबूझ से एक मैसूर राज्य का राजा बना, वहाँ पर अपने एक लोकल राजा नैन राज को पराजित करता है, हटाता है खांडे राव की सहायता से। हैदर अली योग्य शासक होने के नाते ही वो एक मैसूर का शासक बनता है, क्योंकि नैन जो राज था वो ज़्यादा एक मतलब पॉलिसी या कल्याणकारी राजा नहीं हुआ था जितना हैदर अली ने अपनी पब्लिक के लिए काम किया। तरीके से काम करते हुए आगे हैदर अली बढ़ता है, लेकिन एक एंग्लो मैसूर वार क्रिएट हो जाता है। इस युद्ध में काफ़ी सारी हानि उठानी पड़ती है, जैसे मैं आगे डिस्कस करता हूँ। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध, वो सॉरी एंग्लो मैसूर युद्ध जो होता है उसका डेट है 1767 से 69। ये डिस्कस होती है डेट कब हुआ था, तो 1767 से 69। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हैदर अली वर्सेस
ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स में कौन था यहाँ पे? जनरल स्मिथ। धोखेबाज था ये भी, जनरल स्मिथ। और इस युद्ध में अंग्रेजों को हरा देता है और मंगलों पर अधिकार करता है। इसमें किसकी जीत हो जाती है? हैदर अली की। ओके, विनर कौन होता है, जीत कौन जाता है? कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विनर हैदर अली रहता है। और 4 अप्रैल 1769 को अंग्रेजों से ये संधि करता है। याद रखना, एंग्लो मैसूर वार होता फर्स्ट, इसके बाद 4 अप्रैल 1769 को एक संधि होती है, जैसे कहते हैं मद्रास की संधि। गाइस इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है मद्रास की संधि। गाइस पहले हमने पृष्ठभूमि पढ़ी थी हैदर अली की, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं आपको प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध बताता तो आपको पता नहीं चलता कैसे हुआ, कैसे हैदर अली आया, कहाँ से आया, कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मैंने थोड़ा पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला है। और आगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बारे में चर्चा की, जिसमें हमारे हैदर अली जीत जाते हैं और 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि हो जाती है। इस संधि में बात की जाती है कि एक दूसरे के जो जीते हुए प्रदेश वो वापस कर दिए जाएंगे। एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए जाएंगे। और वैसे देखा जाए हैदर अली के पास धन की बहुत कमी थी, इसलिए अंग्रेजों ने इस संधि में हैदर अली को बहुत सारा धन दिया, बहुत सारा धन भी देते हैं। कौन देते हैं धन? अंग्रेज। बहुत सारा धन भी दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को नहीं दिया, अंग्रेजों ने दिया हैदर अली को। लेकिन एक बात यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। कैसे? कि 1771 और 72 में माधवराव पेशवा अटैक कर देता है। माधवराव पेशवा मतलब मराठे जो थे मराठे भी हैदर अली से नाराज़ थे, अंग्रेज भी नाराज़ थे। अंग्रेज तो चाहते थे कि मराठे लड़ें हैदर अली से और हम चुपचाप नाटक देखें, हम अपना कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, ये हालत थे। तो माधवराव पेशवा ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया इस युद्ध में और ब्रिटिशर्स बिल्कुल अलग रहे, मतलब साथ नहीं दिया। क्रॉस का मतलब साथ नहीं दिया गाइस। अंग्रेज जिन्होंने संधि की थी मद्रास की कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे के जीते प्रदेश हम वापस कर देंगे, तो अंग्रेजों ने यहाँ पर साथ नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते थे फूट डालो राजनीति करो, क्योंकि ये भी हिंदू माधवराव पेशवा और हैदर अली वैसे मुसलमान था लेकिन था एक हिंदुस्तानी, लेकिन ब्रिटिशर्स चाहते थे आपस में ही लड़े हिंदुस्तानी और हम आगे अपनी स्थिति क्रिएट करें। तो ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल हाथ नहीं आजमाया और इधर फिर एक सेकेंड एंग्लो मैसूर वार क्रिएट हो जाता है। ओके गाइस, सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध, जिसकी डेट है 1780 से, ईयर है 1780 से 84। स्टडी जीके के हिसाब से तो बहुत बड़ी एक क्वेश्चन बन जाता है, बहुत अच्छा पॉइंट से होता है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर मद्रास संधि का उल्लंघन किया गाइस। याद रखना, इस युद्ध में जो मद्रास की संधि करते हैं अंग्रेज तो धोखेबाज थे और आज भी मुझे लगता है धोखेबाज ही हैं। यहाँ पर मद्रास की संधि का उल्लंघन करते हैं गाइस। तो मैं लिख देता हूँ, मद्रास की संधि का उल्लंघन करते हैं। ओके गाइस, मद्रास की संधि उल्लंघन कर दी। देन फिर वारेन हेस्टिंग्स ने सर आयरकूट की अध्यक्षता में क्या किया था? एक दल भेजा था वारेन हेस्टिंग्स ने। यहाँ लिख देता हूँ, वारेन हेस्टिंग्स ने आयरकूट की अध्यक्षता में एक सेना हैदर अली के विरुद्ध भेजी थी, जो हैदर अली को 1781 में पराजित करती है। वारेन हेस्टिंग्स ने सर आयरकूट
सर आयरकूट, इम्पोर्टेंट है सर आयरकूट, और उस समय गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था गाइस, याद रखना। आयरकूट ये जो है किससे लड़ाई करता है? हैदर अली से। लेकिन 1781 में ये हार जाता है। मतलब इसकी पराजय हो जाती है। किससे? अंग्रेजों से। इस तरह से अंग्रेज हावी हो जाते हैं और एक इस तरह से एक संधि होती है। वैसे देखा जाए 1781 में तो ये हार जाता है और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है गाइस, याद रखना, मृत्यु हो जाती है। लेकिन आगे इसको कौन बढ़ाता है? अगर मैं थोड़ी आगे की बात करूं, थोड़ा सा यहाँ इसके लिख देता हूँ। आगे इसका पुत्र ही इस युद्ध को बढ़ाता है। कौन? टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है और मैंगलोर की संधि भी हो जाती है। टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है, लेकिन टीपू भी पराजित हो जाता है गाइस। और सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद एक मैंगलोर की संधि 1784 में होती है और सेकेंड एंग्लो वार के बाद मैंगलोर की संधि, मैंगलोर की ट्रीटी, कई बार पूछा जाता है गाइस, मैंगलोर की ट्रीटी 1784 में हो जाती है। और इस ट्रीटी में वही बात थी, सेम बात। कौन सी? किसके साथ की गई थी? जो मद्रास की संधि में की गई थी, हैदर अली के साथ की गई थी। क्या की गई थी? कि हम एक दूसरे के प्रदेश वापस कर देंगे। देखा, इस तरह से लोग, मतलब ब्रिटिश लोग हमको बेवकूफ़ बनाते थे। एक दूसरे के प्रदेश वापस कर देंगे और आपके जितने भी युद्धबंदी हैं, युद्ध में बंदी बनाए गए थे लोग, उनको भी आज़ाद कर देंगे। ये बात संधि में हुई थी गाइस, याद रखना। एक ये बात हुई थी और एक दूसरी बात क्या हुई? युद्ध में बंदी बनाए लोगों को छोड़ देंगे। दूसरी बात ये होती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये अपनी संधि को हमेशा तोड़ते आए ब्रिटिश लोग। कभी भी इन्होंने हिंदुस्तान में एक इज्जत के साथ, ईमानदारी के साथ युद्ध नहीं किए। हमेशा अगर इनको डर लगता था हम हार जाएंगे, तो ये संधि कर लिया करते थे हमारे राजाओं के साथ, और संधि करके फिर ये उस संधि का उल्लंघन करते थे। देन हमारे राजाओं को आपस में लड़ाने का काम यही ब्रिटिशर्स लोग करते थे। तो गाइस, थोड़े से मैंने पॉइंट यहाँ डिस्कस किए, थोड़ा डेप्थ में मैंने ज़रूर बताया, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आएगा अच्छी तरह से आप देखेंगे तो। सारे पॉइंट मैंने, कई सारे इसमें ईयर और कई सारी संधियाँ मैंने यहाँ डिस्कस की हैं। हैदर अली एक बहुत बढ़िया हमारे एक शासक रहे थे, जिन्होंने मैसूर पर राज किया, साथ में हैदराबाद को भी मैसूर में मिलाया था। एक स्वतंत्र राजा के रूप में डटे रहे, उनका बेटा भी डटा रहा। दोनों ही बाप बेटे अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे, इधर मराठों से भी लोहा लेते रहे। काफ़ी सारी ताकतें इन बाप बेटों पर टूट पड़ी एक तरह से, लेकिन दोनों ने सर नहीं झुकाया और अंग्रेज़ों को भी इन्होंने मात दी थी। लेकिन अंग्रेज अपनी सूझबूझ से अपना काम फूट डालो राजनीति की तरह किया करते थे। तो गाइस, 2 युद्ध मैंने आज समाप्त किए हैं और कल हम 3rd एंग्लो मैसूर एंड 4th एंग्लो मैसूर के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी कमेंट होता है आप मुझे बताइएगा। पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ सब कुछ आपका डिस्कस किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहती है, तो आप बिल्कुल केयरफुल तैयारी कीजिए। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसे। ओके, थैंक यू सो मच।